लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका K24 न्यूज में। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता बबीता पुनीठा जी सीधे पिथौरागढ़ सीमांत क्षेत्र से जुड़ चुकी हैं। बबीता जी, सबसे पहले स्वागत है आपका K24 न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपके चैनल को देख रहे हैं। जी, बबीता जी, सबसे पहला सवाल मेरा ये होगा कि दिल्ली में बैंकिंग सेक्टर में बहुत अच्छा कर रही थी आप, और बहुत अच्छा रोजगार चल रहा था, लेकिन अचानक ये पिथौरागढ़ जाकर ये लोगों की सेवा करना, सामाजिक कार्य करना, ये क्या आपने अचानक ये सोच लिया था? ये प्लानिंग कब की थी? क्या था इसका विचार, क्या था मोटिव, क्या था और करना क्या चाह रही थी आप? थोड़ा विस्तार पूर्वक दर्शकों को बताइए। जी, जी। सर, सबसे पहले तो मैं दर्शकों का इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत-बहुत उनको प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। और मैं ये बताना चाहूँगी मैं जो मेरी स्कूलिंग है और मेरी पढ़ाई-लिखाई जो है सबसे पहले वो पिथौरागढ़ से ही हुई थी। ग्रेजुएशन यहाँ के कॉलेज से मैंने यहाँ पर करी थी बीएससी में। उसके बाद ये था कि अब मुझे करना क्या है, तो उसके बाद मैंने सोचा कि चलो एमबीए का एक था कि एक बिज़नेस मैनेजमेंट का, क्योंकि हमेशा से एक मैनेजमेंट, घर का भी मैनेजमेंट करना, ये सारी चीज़ें तो रहती थी। तो एक ये मन में था कि मैनेजमेंट करना है, तो एमबीए करने के लिए मैं ऐसे दिल्ली चली गई, वहाँ पे स्काईलाइन बिज़नेस स्कूल से मैंने अपना एमबीए किया। और उसके बाद मार्केटिंग में मैंने एमबीए किया और उसके बाद आई गॉट प्लेसमेंट इन रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड एज़ अ फाइनेंशियल एनालिस्ट। और उसके बाद वहाँ मैंने कंटिन्यूअस 4 इयर्स मैंने रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड में काम किया। और उसके बाद आई गॉट मैरिड एंड आई वी शिफ्टेड टू हैदराबाद। और हैदराबाद में एचएसबीसी जॉइन किया एज अ सीनियर फाइनेंशियल एनालिस्ट। बट उस समय का टाइम ही था, हम दोनों हस्बैंड वाइफ जो है मुंबई में फिर उसके बाद रह रहे थे। तो उस दौर में काफ़ी जगह देखा, मेट्रो सिटीज़ काफ़ी देखी, दिल्ली से हैदराबाद, हैदराबाद से मुंबई। बट जो लाइफ़ थी, वो लाइफ़ ऐसी थी कि हम लोग रात-दिन काम कर रहे हैं, बट अपने लिए टाइम नहीं है। तो और बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती थी जहाँ पर हमको लगता था कि कहीं पर हमको भी हेल्प चाहिए, तो हेल्प करने वाला कोई नहीं है। Then we decided to come back to पिथौरागढ़ and let's start a new venture। तो हम लोगों ने हम दोनों हस्बैंड वाइफ पिथौरागढ़ आए और हम लोगों ने देखा कि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज बहुत है, बट एक नए तरीके से हम यहाँ पे स्टार्ट कुछ करना चाहते थे। तो एक सिटी मार्ट करके हम लोग ने यहाँ पे, जैसे एक हाइपर सिटी या बिग बाजार आप कहें, एक सुपर स्टोर हम लोगों ने यहाँ पर ओपन किया। जो हम लोगों ने बाहर सीखा, वो जो एक्सपीरियंस था, तो वो हम लोगों ने स्टार्ट किया। बट मेरा इंटरेस्ट ये था लोगों पे, हमेशा से समाज सेवा पे इंटरेस्ट रहा था। वो तो हस्बैंड ने उसको देखते हैं, बट हमेशा से मेरा ये जुड़ाव रहा कि मैं लोगों के बीच में उनकी मदद करूं। और छोटे-छोटे बच्चों को जहाँ पे जिनको जो एजुकेशन नहीं मिल पाती, या फिर जो उनके पास छोटी-छोटी चीजें नहीं होती, क्योंकि ये आप तब फील कर सकते हो जब आप इस चीज से गुजरे हो। तो हम लोग जिस तरीके से हम बाहर पे थे, तो कभी-कभी हमें भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आती थी। और कभी-कभी अकेलापन भी फ़ील होता था, जब आस-पास कोई नहीं होता था, फैमिली को हम लोग मिस करते थे। तो वो चीज़ जब मैं उन लोगों में देखती थी, तो मुझे अपना टाइम याद आता था कि हाँ, मेरे साथ भी ये दिक्कतें हुई थी। तो वो सिचुएशन में जब कोई अगर आपके सर पे हाथ रखता है और कोई अगर ये कहता है कि हाँ, मैं हूँ, इतना कहना भी बहुत होता है। तो तब से मैंने बहुत बढ़िया स्टार्ट किया। लगता है जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया लगता है। लेकिन लक्ष्य फाउंडेशन की नींव कब रखी आपने? ये सोच क्या थी लक्ष्य फाउंडेशन का नींव रखने की, वो पीछे आपकी? हाँ, देखिए, मैं पिथौरागढ़ जब आई, मैं धीरे थोड़ा-थोड़ा काम तो कर ही रही थी कि मैं लोगों की मदद करना कहीं पर भी, क्योंकि पिथौरागढ़ जब मैं दोबारा से आई थी, तो मेरे लिए एक अननोन शहर था कि यहाँ मैं बहुत लोगों को नहीं जानती थी, क्योंकि जो उस टाइम पे हमारे जो फ्रेंड्स हुआ करते थे, वो सब यहाँ से बाहर चले गए थे। और फिर शादी करके एक दूसरी लोकेशन में आना जो बिल्कुल ही अननोन है, तो वो तो था कि नए से शुरुआत करनी है। तो ये था कि आस-पास लोगों की जब चीज़ें देखती थी तो उनको हेल्प कर देती थी। धीरे-धीरे लगा कि अगर आपको कहीं से और अच्छे वे में इनकी हेल्प करनी है, तो आपको एक फाउंडेशन स्टार्ट करना पड़ेगा, एक सोसाइटी, जिसके थ्रू आप और अधिक मदद कर सकते हो और ज़्यादा लोगों को इनसे जोड़ सकते हो। तो तब हम लोगों ने लक्ष्य फाउंडेशन की स्टार्ट करी थी। आप तिलू रौतेली पुरस्कार की एक विजेता हैं, जो उत्तराखंड में बहुत बड़ा नाम, वीरांगना में अगर देखा जाए तो तिलू रौतेली नाम बहुत बड़ा नाम है। ये विजेता भी आप रही हैं, तो अपने कार्य को करते हुए आपको इतने बड़े अचीवमेंट मिले हैं, बहुत सारे पुरस्कार हैं।
अगर मैं पुरस्कारों की लिस्ट अगर गिनूं तो मुझे लगता है कि मेरा इंटरव्यू आपके पुरस्कारों में ही खत्म होगा। तो बहुत सारी अचीवमेंट है आपकी। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि तीनू रौतेला पुरस्कार आपको कैसे मिला और इसके लिए आपने क्या क्या करना पड़ा। सर ये तो मैं कहूँगी ये लोगों का प्यार है मेरे लिए, और उन लोगों ने, जो मैं उनके लिए काम करती रही तो उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, उन लोगों ने मेरे पे विश्वास किया, जो लोगों का विश्वास आज अगर तीलू रौतेली अवार्ड से अगर मैं सम्मानित हुई तो ये लोगों की वजह से। और लोगों ने बहुत प्यार दिया। और ये था कि कोविड के टाइम में जब कोरोना काल आया तो हम लोगों ने, फाउंडेशन ने, हम लोगों ने उसमें कुछ नहीं देखा, तो हमारी एक टीम भी थी जो हम लोग सब जगह जाके उस समय जो भी चीज हमसे हो पा रही थी तो हम लोगों ने वो मदद करने की कोशिश की थी। तो तीलू रौतेली में कोरोना योद्धा के तौर पे मुझे ये अवार्ड दिया गया था। जी उससे पहले जो बिल्कुल। हमारी संस्था है, मैं आपको बताऊं, हम लोग विमेन एम्पावरमेंट को फोकस करके चलते हैं। और मेरा हमेशा से काम रहा है कि महिलाओं को आगे बढ़ाना। महिला जो रूरल एरियाज में है, घर से नहीं निकल पाती हैं, तो उनको बाहर निकाल के उनको एक उनके अंदर ये जनरेट करना, एक आत्मविश्वास पैदा करना। तो इस सोच के साथ मैं आगे बढ़ रही हूँ। और ये उम्मीद करती हूँ लोग जिस तरीके से मुझे अभी प्यार दे रहे हैं, और तो आगे भी वो मुझे देंगे, इसकी मैं कामना करती हूँ। लेकिन जो मेरा तीलू रौतेली अवार्ड है वो लोगों की देन है, ये मैं डेडिकेट करती हूँ ये पूरे समाज के लिए, अपनी महिला शक्ति के लिए। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा अचीवमेंट आपका रहा है कि आपने जो काम किया है, शायद उत्तराखंड के लोग कम ही इस चीज को जानते होंगे और अवेयरनेस बहुत ज्यादा है उत्तराखंड में। आपने एक पैड के ऊपर कुछ एक काम किया था, आपने वुमेन्स को जो मासिक प्रॉब्लम से गुजरती हैं तो उस पर आपका बहुत अच्छा फोकस भी है, उसके ऊपर आप काम कर रही है। मुझे इसके बारे में पता है, आपने डीडी हार्ट में जाकर कुछ पैड भी वितरण किए थे, महिलाओं को जागरूक भी किया था। लेकिन आज हमें जरूरत है बबीता पुनेठा जैसे कि जो ग्रामीण रूरल वाली जो महिलाएं हैं उनको जागरूक करें और बताएं कि ये जो छुपाने वाली चीज नहीं है। और इस पीड़ा से हमारी जो बहनें हैं काफी समय से गुजर रही उससे। तो आप इसमें सफलतापूर्वक लोगों को एग्जीक्यूट भी कर रही है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक बताएं बबीता जी। सर देखिए, एक औरत होना ये अपने आप में एक सौभाग्य होता है। और जी बिल्कुल। महिला जो होती है, एक पूरे परिवार को, एक पूरे परिवार का आधार एक महिला पे फोकस होता है। महिला एक माँ भी है, एक बीवी भी है, और कहीं ना कहीं वो बहू भी है, तो उसके ऊपर बहुत अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी जाती है। तो जब वो अपने परिवार की पूरी देख रेख करती है, वो अपनी समस्याओं को ना सोचकर, अगर घर में बच्चा बीमार है तो उसके पीछे लग जाती है, घर में पति बीमार है तो उसके पीछे लग जाती है। और जब वो खुद बीमार होती है या उसको कोई परेशानी होती है तो उसको देखने वाला कोई होता नहीं है, उसको वो भी चीजें खुद फील करनी पड़ती है। और सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ी जो परेशानी जो आती है मंथ की, जो एक जिसको हम जो मंथली जो पीरियड्स होते हैं, बहुत बड़ी समस्या है। तो इसमें अगर महिलाएं ये छुपाती हैं, और छुपाती है तो वो हाइजीनिक भी नहीं रहती। उसके लिए पहले क्या जी होता था कि पहले कपड़ा यूज करते थे, लेकिन जितनी भी जो इंटरनल प्रॉब्लम्स जो महिलाओं की रहती थी, अगर हाइजीनिक नहीं रहेंगे तो बहुत सारे इंटरनल प्रॉब्लम्स आएगी, जैसे सर्वाइकल कैंसर वगैरह जो होते हैं, कि वो अगर आप अपने आप को क्लीन नहीं रखते, अच्छा हाइजीनिक नहीं रहते, तो ये बहुत ज्यादा समस्याएं बढ़ने लगी थी। तो हमने सबसे पहले, हमारी प्रायोरिटी है कि पहले हम खुद स्वस्थ रहें। अगर जी हम स्वस्थ हैं तो एक हम स्वस्थ एनवायरनमेंट, एक स्वस्थ परिवार को हम स्वस्थ रख सकते हैं, सभी को स्वस्थ रखते हैं। जी। अगर हम बीमार हैं तो हम किसी को स्वस्थ नहीं रख सकते। तो इसी सोच के साथ मैं अपनी बहनों के बीच में गई और मैंने उनको इसकी महत्वता, कि अपने आप को सबसे पहले अपना स्वास्थ्य है, और हमारा स्वास्थ्य जो है इसी से सबसे बड़ी चीज, तो क्योंकि ये हम चाहकर भी इसको रोक नहीं सकते, जी है ना, जी तो ये हमारे साथ में जुड़ी हुई चीज है। तो जी सबसे पहले हमने अपने आप को सही रखना पड़ेगा, तो उसके लिए हमने अपने स्वास्थ्य को अवेयरनेस हमारे को होनी बहुत जरूरी है। तो यही सोच के साथ मैं गई थी महिलाओं के बीच में, और उनको काफी मैंने अवेयर करने की भी कोशिश करी। और आज के टाइम में हमने जितनी जगह भी इनका प्रचार प्रसार किया है, चाहे गाँव की महिलाएं हैं, तो अब वो ये कपड़े के नैपकिन की जगह सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल करती है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब वो जागरूक हो रही हैं, अब तो बहुत जगह अलग-अलग वेंचर खुल गए हैं, और इसको एक स्वरोजगार के तौर पर कई लोगों ने इसको, हमारे ही पिथौरागढ़ में कई जगह सैनिटरी नैपकिन के उद्योग लगे हुए हैं, जहाँ पर वो लोग इस चीज़ को जी। बढ़ावा दे रहे हैं। कराली सिन्हा में भी मैंने सुना कि आपने कुछ वहां पर भी लोगों को बढ़ावा करवाया है, तो सैनिटरी पैड वहां पर भी बन रहे हैं कराली सिन्हा में। अ, सर कनाली छिना में तो नहीं बन रहे हैं, ये गवर्नमेंट की एक स्कीम है, जो बीएडीपी के जो बॉर्डर एरिया के अंतर्गत जो ये एक आती है स्कीम है। तो इसमें हमारे को
ये था कि हम लोग डिपार्टमेंट के साथ में काम कर रहे थे, तो उन्होंने डिपार्टमेंट ने मुझ पे विश्वास जता के मुझे ये कहा कि आप ग्रामीण क्षेत्रों में जो बॉर्डर एरिया की जो महिलाएं हैं, तो आप उनको थोड़ा इसके बारे में अवेयरनेस कीजिए, जागरूक कीजिए। तो मैंने एक मूनाकोट क्षेत्र है, तो हाँ हाँ वहां बिल्कुल। पर हमने सैनिटरी नैपकिन की यूनिट लगाई, और वहां पर ही हमने कनालीछिना में भी एक जो मशीनरी थी, वहां से हम लोगों ने वहां शिफ्ट करी, क्योंकि कनालीछिना में हमें बहुत ज्यादा लोग नहीं मिले जो उसको हाँ वो बना छोटा सा पाए। मार्केट, तो हम लोगों ने छोटा उसको सा शिफ्ट मार्केट। करके ही वो एक जगह पर हम लोगों ने वहाँ की मशीनरी भी एक जगह करके वहाँ के समूह के लोगों को हमने प्रशिक्षण दिया था। कितना लोगों को अब तक आप जागरूक कर चुकी हैं? तकरीबन कुछ फहरिस्त है आपके पास कि कितने लोग जागरूक हो चुके हैं अब तक? सर, इसके अलावा भी जैसे है कि यहाँ डिपार्टमेंट के साथ में एक कोलैबोरेशन मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि ये मेरा अपना एक नेचर है कहूँ, या फिर मेरा अपना एक इंटरेस्ट फील्ड है कि मैं लोगों को जागरूक कर सकूं। तो मैं डिपार्टमेंट के साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देना चाहती हूँ, लोगों को अवेयरनेस करना चाहती हूँ, तो जिसके लिए हम कोई चार्ज नहीं करते। और अभी अगर आप बात करें तो NRLM जो है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो है, वहां पर पिथौरागढ़ में 1800 एसएचजी है, जिसमें 18,000 महिलाएं हैं, जिनके लिए टाइम टू टाइम जो है हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में उनके साथ जाते रहते हैं और उनको अवेयर करते रहते हैं। उसके अलावा NULM है, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, वहां पर भी करीब 50 समूह बने हुए हैं, जिसमें 500 महिलाएं कार्यरत है। तो जब भी उनको ट्रेनिंग देना है या फिर उनको आगे की नए बिजनेस मॉड्यूल को उनके साथ सामने लेके जाना है, तो उसके लिए मैं अपनी तरफ से, अपने फाउंडेशन की तरफ से जो है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम उनका हम लोग करवाने की कोशिश करते हैं। बबीता जी, ये जो सैनिटरी नैपकिन जो होते हैं, ये पैड जो होते हैं, ये बहुत कॉस्टली भी हैं। आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट ने इस पर भी सब्सिडी देनी चाहिए, या फिर फ्री, यहाँ पर जितनी बच्चियां हैं उत्तराखंड की, उनको फ्री कॉस्ट नहीं देना चाहिए था? सर, गवर्नमेंट इसके लिए काम कर रही है। महिला और बाल विकास डिपार्टमेंट जो है, आंगनबाड़ी में, उसके अलावा जो हॉस्पिटल्स है वहाँ पे, जो महिला हॉस्पिटल्स है वहाँ पर, स्कूल्स वगैरह में जो है वहाँ पे एक ATM मशीन लगी हुई है इसकी, जहाँ पे सैनिटरी नैपकिन फ्री ऑफ कॉस्ट स्पर्श करके आते हैं, जो गवर्नमेंट के थ्रू ही उनको दिए जाते हैं। तो गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है कि जहाँ जहाँ भी सैनिटरी नैपकिन की जरूरत होती है जब महिलाओं को, तो वहां पे वो जागरूक भी कर रही है। तो इसके प्रोग्राम्स गवर्नमेंट द्वारा सेट किए गए हैं, वो मिल रहे हैं। ये जागरूकता का अभिभाव है, थोड़ा सा जागरूक नहीं है महिलाएं अभी। क्योंकि हम जब बात करते हैं तो सिर्फ पिथौरागढ़ या डीडी हाट की बात नहीं करते, हम बात करते हैं समूचे उत्तराखंड की बात करते हैं। तो उत्तराखंड को, यहाँ जो लड़कियां महिलाएं हैं हमारी, इस पीड़ा, इस दर्द से फ्री होने में कितना समय, आप जैसे संसदा अगर मिलकर काफी लोग आगे आएंगी, तो आपको क्या लगता है कि ये जो प्रॉब्लम है, मासिक धर्म वाली प्रॉब्लम, इससे जो पीड़ित है हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, तो वो कब कब तक ये फ्री हो जाएंगी कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? तो एग्जीक्यूट करने में कितना समय लग पाएगा आप जैसे ऑर्गेनाइजेशन वालों को? सर देखिए, ये तो जब एक लड़की जब इस एज में आती है कि जब उसको एक मासिक मासिक धर्म जो है वो स्टार्ट होता है, तो उसके बाद तो हम इसको अडेप्ट कर लेते हैं कि ये हमारे साथ हो गई। तो हम इसको एक पीड़ा भी नहीं कह सकते, क्योंकि जी इससे कई बिल्कुल। चीजें हमारे हेल्थ से जुड़ी भी रहती हैं कि अगर ये होना भी जरूरी है। अगर ये नहीं हुआ तो बहुत हम्म, सारी कॉम्प्लिकेशंस जो है हमारे बॉडी में आ जाएंगी। तो ये होना भी जरूरी है, तो ये एक हम्म। पीड़ा तो नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि होने के अगर हम बाद इसको के जो प्रॉपर साइड इफेक्ट, तरीके से, होने के, मैं बबीता जी, मैं होने के बाद के साइड इफेक्ट की बात कर रहा हूँ। होने के हाँ, बाद जो साइड इफेक्ट है, उसके, उससे हाँ, हम कैसे होने निजात के बाद साइड इफेक्ट तब होंगे जब हम इसको अच्छी तरीके से क्लीन अपने आप को नहीं रखेंगे, प्रॉपर पाएंगे? हाइजीनिक नहीं रहेंगे, और सही तरीके से जो चीज हमारे लिए है तो हम उसको सही तरीके से यूज नहीं करेंगे, चाहे कपड़ा हो, चाहे वो ये पैड हो, अगर उसको सही तरीके से यूज नहीं करेंगे, तो उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, तो वो आ सकती हैं। लेकिन इसके लिए ये है कि मेरे ये मेरा शरीर है, तो मुझे अपने हम्म, शरीर के लिए क्या करना है, तो जब तक उसके लिए मुझे खुद जागरूक होना पड़ेगा। क्योंकि हमारे वहाँ मासिक धर्म को जो है एक रूढ़िवादी सोच से भी जोड़ा जाता है। तो कई गाँव में, जी, इंटीरियर एरिया गौमूत्र में डालते जो है, हैं। छूत की बीमारी इसको माना जाता है, गौमूत्र का शुद्धिकरण के लिए डालते हैं। तो बल्कि उन दिनों में उस महिला के हाथ का खाना नहीं खाते हैं, उस महिलाओं को अपने बेडरूम में नहीं सोने को दिया जाता है। तो ये भी जागरूक करना है, अब ये भी एक कल्चर भी समाप्त हो, उसके लिए क्या आपका मॉडल है, क्या काम करना चाह रहे हैं इसके ऊपर आप? नहीं बिल्कुल सर, ये चीज तो है, क्योंकि ये हमारे शरीर की जो चीजें हैं ये हमारे साथ जुड़ी हुई है।
है ना? जी, तो बिल्कुल। इसको तो हम कुछ कर नहीं सकते, बट हाँ, ज़रूर ये सोच बदलनी होगी, क्योंकि बहुत सारी महिलाएँ जिनके घर में कोई नहीं है, खाना बनाने जी, वाला कोई नहीं है और एक बूढ़ा आदमी घर के अंदर है, अगर वो उसको खाना अगर खिलाना है, तो वहाँ पर ही हमारी ये जो स्थिति है, वहाँ पर काम नहीं आती, कि आप तो बिल्कुल। कि वहाँ पर हम लोगों ने उनके लिए करना ही पड़ेगा। तो जब लास्ट में जब एक वृद्ध आदमी जब वो अपने लास्ट फेज़ में होता है, तो वो उसके बाद वो उस स्थिति में नहीं होता कि मतलब जी, कि इस चीज़ को माने। उस समय वो हुँ, जो मिल जाए वो खाने की स्थिति में रहता है। लेकिन ये सोच हमारे को पहले से ही इसको हमने इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, क्योंकि ये महिलाओं की जो समस्या है, ये तो आम समस्या है। ये तो ये हमारे और साथ जुड़ी हुई है, बबीता तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। बबीता लेकिन जी, हाँ, ये एक कुप्रथा भी कहेंगे तो एक कुप्रथा है ना, जैसे कि लोग घृणा दृष्टि से देखते हैं, ये कहीं न कहीं समाज की कुप्रथा है, इसको भी समाप्त करना बहुत ज़रूरी है। ये मैं कह रही हूँ कि घृणा से तो नहीं देखते, बट एक रूढ़िवादी सोच है कि हाँ, कि 4 दिन का जो पीरियड है तो आप उसमें अलग रहिए, आप किसी चीज़ में लग नहीं सकते और आप खाना नहीं खा सकते उस महिला के हाथ का, तो ये अलग सोच है। लेकिन कई तो ऐसी घृणा ही सोच के तो लोग है। भी हैं जो आज के टाइम में जी, ये दोनों जी, तरफ का समाज है। जिस महिला से आप जन्म ले रहे हैं और जो महिला आपकी सब कुछ है, उन 4 दिनों 5 दिनों में आप उसको टच भी नहीं कर रहे हैं और उसके हाथ का नहीं खा रहे हैं और उसको अपने बेड तक नहीं आने दे रहे हैं, अपनी रसोई में नहीं घुसने दे रहे, घृणा ही तो है ये। सर ये लेकिन ये लोग ये समाज में महिलाओं ने ही तो जनरेट की है। ये पुरुषों ने तो जनरेट या किसी और ने तो तो की नहीं है ना। ये महिला समाप्त करने पीढ़ी दर पीढ़ी ये पीढ़ी दर पीढ़ी जी, जो है इसको आगे बढ़ा रही है। लेकिन जब हम जैसे लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं या और लोग जो है आज की पीढ़ी जो पढ़ रही है, तो आज की पीढ़ी में ये धीरे-धीरे ये खत्म हो रही है। आज के बच्चे जो है बिल्कुल। पढ़े लिखे हैं, बाहर भी जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा फोकस इस चीज़ को लेके नहीं रहता। तो जी, ये अपने आप धीरे-धीरे खत्म होने की स्थिति में भी है, क्योंकि अब जो है अब कोई भी ऐसा नहीं है कि जो गाँव में बैठा हुआ है, आगे कुछ नहीं कर रहा है, शादी के बाद चले जाएगा। आज के टाइम में वुमेन बहुत आगे बढ़ गई हैं, अपने सेक्टर में काम कर रही हैं। आप ही के हर किसी के घर में अगर देखेंगे, आज के 2 ही जी, बच्चे होते हैं, लड़का या लड़की या लड़की-लड़की या लड़का-लड़का। और वो 2 बिल्कुल। बच्चे जो है हर किसी का एम्बिशन होता है कि हमारे बच्चे अच्छे सेक्टर में जाएँ और लड़की-लड़के में भेदभाव नहीं होता है एजुकेशन को लेके। तो वो लोग उनको पढ़ाने की कोशिश करते हैं और हर कोई अपने लिए एजुकेशन अपने लिए तय करता है कि आगे क्या करना है। तो वहाँ पर अब ये चीज़ें नहीं आने को मिली है और वो लोग जब काम करते हैं तो जी, उनको इस चीज़ के साथ जूझना पड़ेगा, धीरे-धीरे ये खत्म भी होगी। इसका अभी भी 2 मानक हैं। मैं आपको 2 मानक बताता हूँ इसके। न्यूक्लियर फैमिली होगी तो सब कुछ चलेगा, अगर जॉइंट फैमिली होगी तो उसको अलग ही रखेंगे। ये 2 दोहरी मानसिकता है, इस मानसिकता को भी समाप्त करने की ज़रूरत है। फिलहाल इस पर आपने बहुत अच्छी बात की और बहुत अच्छे विचार भी आपने दिया। मैं अगली तरफ बढ़ूँगा आपकी अगले जो कार्य हैं उसके बारे में भी आप थोड़ा-सा बताएँ हमको, जो आगे कर रही हैं आप आजकल? जी। सर हमारा मेन फ़ोकस है कि जो महिलाएँ हैं, जो इंटीरियर एरिया में रहती है, जो अपनी आजीविका नहीं चला पाती और बहुत सारे आज के टाइम में अगर आप देखें तो बेरोज़गारी भी कहीं न कहीं जो है बढ़ रही है। गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स लेके तो आ रही है, लेकिन उस स्कीम्स तो को उनके तक पहुँचाना वो आसान नहीं है। स्कीम्स तो हुँ, हुँ। गवर्नमेंट की आ रही है, लेकिन उनको पहुँचाने का कार्य कई सारे एनजीओज़ कर सकते हैं। डिपार्टमेंट उनके लिए डिपार्टमेंट अपने स्तर से कर सकता है। तो उसके क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं कि वो महिलाएँ आजकल आपने देखा होगा एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप का कॉन्सेप्ट जो है गवर्नमेंट लेके आई और उसके माध्यम से जी, उन्होंने कई सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए, जिसको वो हर तीसरे मंथ में एक रिवॉल्विंग फंड भी देती है कि जिससे वो अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सके। और कहीं न कहीं उनको उसके 3 महीने या 5 महीने बाद जो है उनकी एक अ, ब बैंक से उनकी एक सीसी लिमिट भी उनकी बना दी जाती है ताकि वो अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सके। लेकिन प्रॉब्लम ये जी, आती है कि एक महिला जिसको अभी कुछ नहीं पता, गवर्नमेंट ने सारी योजनाएँ तो उनके सामने रख दी कि ये योजना है, बिल्कुल। लेकिन हम कोई भी महिला होगी तो वो बैंक से पैसा निकालने में डरेगी क्योंकि हमको इंटरेस्ट भी देना है और हमने पैसा रिटर्न भी करना है। तो हुँ, वो क्या होता है कि वो सीसी का यूज़ नहीं कर पाती, अपने बिज़नेस को ऊपर ग्रो नहीं कर पाती। आज के टाइम में सेल्फ हेल्प ग्रुप खुले तो बने तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेन ये है कि एक्टिव कितने हैं। तो हम लोग उसी को लेके आगे काम कर रहे हैं कि उन महिलाओं को हम बताएँ कि किस तरीके से उस पैसे का यूज़ यूज़ करना है, अपने बिज़नेस को किस तरीके से उन्होंने स्टार्ट करना है क्योंकि मैं खुद एमबीए करी हुई हूँ, मैनेजमेंट मैंने पढ़ाई की हुई है, तो मेरी जो स्किल है, जो मैं उनको बता सकती हूँ कि किस तरीके से उनको आगे बढ़ना है, तो वो मैं प्रयास करती हूँ कि उनको सिखा सकूँ। तो ऐसी आज बहुत सारी लेडीज़ हैं जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और छोटा-छोटा कोई ना कोई रोज़गार कर रही हैं। अभी पिथौरागढ़ में चूरा से सोप बनाने का एक
यहाँ पे सोप 5 प्रकार के जो है 5 फ्लेवर में सोप उन्होंने बनाए हैं, जिसकी डिमांड अभी दिल्ली से भी आती है, मुंबई से भी आती है, कई जगह से आ रही है, क्योंकि चूरा यहाँ बहुतायत में पाया जाता है। तो लोकल चीज़ों को लोकल फॉर वोकल जो मुख्य हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री जी गांधी। का भी एक नारा था कि नो लोकल फॉर वोकल, तो हम उसको भी आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारी जो चीज़ें अब जो एक्सटेंड होने को तैयार हैं, तो हम उनको थोड़ा-सा उनकी तरफ ध्यान दें और उनको भी आगे बढ़ाएँ। लक्ष्य फाउंडेशन का जो लक्ष्य है सिर्फ पिथौरागढ़ तक ही है या समूचे उत्तराखंड तक? सर, अभी तो फ़िलहाल हमने इसको शुरुआत की है, लेकिन जैसे-जैसे मुझे लोगों का साथ मिलता जाएगा, हालाँकि मुझे बहुत सारे लोगों के ऑफ़र आता है कि मैडम आप जो पिथौरागढ़ में काम कर रहे हैं, हम चंपावत में करना चाहते हैं, हम टनकपुर में करना चाहते हैं, अलग-अलग जगहों से आते हैं। तो अभी हमारे को अभी सच में कहीं से कोई फंड नहीं है, ना हमारे पास कोई हम्म। गवर्नमेंट का फंड है, ना हमारे पास कोई डोनेशन आता है। कुछ लोग ऐसे ज़रूर हैं कि जो हम लोगों को हम जब कभी किसी की मदद करने के लिए जाते हैं, तो वो आगे आते हैं और कहते हैं हमारी तरफ से भी कुछ कर दीजिए। बट लक्ष्य फाउंडेशन को लेके मैंने सिर्फ़ एक ही रीज़न ये था कि ठीक है आप मदद कर रहे हैं तो सिर्फ़ ₹100 हमारे को दे दीजिए, बाकी हम कर लेंगे। तो उनका कंट्रीब्यूशन भी कहीं न कहीं आ जाता है, लेकिन आज तक हम लोगों ने ₹100 से ऊपर किसी से भी कोई पैसा हमने नहीं लिया है। तो ऐसे लोग भी जब हमारे से जुड़ते हैं कि हम यहाँ पर करेंगे, तो मैं अभी उनको यही बता देती हूँ, अगर आपने करना है तो कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे लोगों की मदद करनी है वो मैं आपको बता सकती हूँ, लेकिन हमारे पास अभी कोई फंड नहीं है जो हम आपको दे सकते हैं। तो अगर आप स्वेच्छा से अपना श्रम दान कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल इस चीज़ को कीजिए। तो हमारे कई लोग हैं जो हमसे जुड़ना चाहते हैं और काम भी कर रहे हैं अपना-अपना। तो लेकिन अब धीरे-धीरे जो है आगे की प्रोसेस जब हमारी हो गई, जब हमारे को किसी चीज़ में हम काम करेंगे और फंड भी आएगा, तो उसमें हम मेन फ़ोकस करते हुए इसको पूरे उत्तराखंड में अपना लक्ष्य फाउंडेशन के कार्य शुरू करेंगे। पुष्कर सिंह धामी भी पिथौरागढ़ जनपद के ही निवासी हैं और मूलतः पिथौरागढ़ जनपद से ही हैं। तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि पुष्कर सिंह धामी जी से अगर आप मिलना चाहेंगी तो आपको लगता है कि आपको काम पर और आसानी होगी और आपको कुछ हेल्प मिलेगी वहाँ से? सर बिल्कुल सर पुष्कर सिंह धामी माननीय मुख्यमंत्री जी जब उन्होंने अपना कार्यभार सँभाला था, तो उसके बाद से लोगों का उनके ऊपर विश्वास बढ़ा। और आज जी। वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, हर सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो एक तरीके से अगर उनकी हार भी हुई, लेकिन जनता का, लोगों का उनके ऊपर इतना विश्वास था कि ये निर्णय लेना पड़ा कि वो दोबारा हमारे मुख्यमंत्री जी बन के आए। और उसके बाद से उन्होंने एक दिन भी छुट्टी ना करके जो भी जितना भी काम उन्होंने किया और वो काम कर रहे हैं, किसी की भी समस्या होती है, अभी सीएम पोर्टल है जिसमें अगर किसी को भी कोई भी समस्या होती है, तो अगर उस पोर्टल में जी। डालते हैं तो 1 दिन के अंदर उनकी समस्या का समाधान होता है। वो चीज़ें हम जी। लोगों ने देखी है। तो आज के टाइम में अगर ऐसा कुछ है कि हाँ, जहाँ पर हम उन लोगों की मदद कर सकते हैं, तो बिल्कुल हम अपने मुख्यमंत्री जी के पास जाएँगे, उनकी समस्याओं को लेके, या फिर कहीं पर भी किसी चीज़ का जागरूकता कार्यक्रम करवाना हो, या फिर कोई चीज़ से हमारा पिथौरागढ़ का विकास हो या अन्य जगह का विकास अगर हम कर पाएँ, तो उस विकास के उस ब्लूप्रिंट को लेके हम उनके पास जाएँगे और हम बहुत उम्मीद से मैं आशा से कह सकती हूँ कि मुख्यमंत्री जी ज़रूर इसका संज्ञान लेते हुए इसको हमारे प्रयासों को और हमारे जो कार्यों को जो है बिल्कुल अनुमति देंगे कि ताकि हम यहाँ पे जो गवर्नमेंट की स्कीम है या फिर जो हम लोगों के लिए करना चाहते हैं वो कर सकें। कुछ लाडली योजना भी उत्तराखंड में चल रही है, इस समय लाडली योजना चल रही है और कहीं न कहीं पुष्कर सिंह धामी भी सामाजिक कार्य के लिए आगे बढ़कर कार्य करते हैं। तो ऐसे में अगर आप भी उनसे मिलना चाहेंगे तो मुझे लगता है कि शायद पिथौरागढ़ का कुछ उत्थान हो जाए। और दूसरी बात आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ जो पिथौरागढ़ में अभी भी बहुत ज़्यादा पिछड़ा जो अति पिछड़े लोग हैं, उन तक कुछ सुविधाएँ नहीं पहुँच पाती है। जैसे सरकार कुछ लाना चाहती है तो बिल्कुल नहीं पहुँच पाता है। आपने सुना होगा कि कभी राजीव गांधी कहा करते थे कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूँ, तो जो नीडी है उसके पास 10 पैसा पहुँचता है, 90 पैसा वो रास्ते में ही गायब हो जाता है। सेम हालात आज भी है, हालाँकि डीबीटी से डायरेक्ट ट्रांसफर की योजना भी पुष्कर सिंह धामी कहूँ या फिर प्रधानमंत्री जी की तरफ से लागू की गई है। लेकिन आपको क्या लगता है अभी भी जो डायरेक्ट वाला सीन है ये अभी हुआ नहीं। तो आप लोगों की भूमिका कितनी और ज़्यादा बढ़ने वाली है आने वाले समय पर और किस तरह आप लोग रोल निभाने वाले हैं आगे समय में?
सर देखिए, ये आपने जो कहा कि अभी जो राजीव गांधी ने कहा था कि हम अगर 1 रुपया देते हैं तो 10 पैसा लोगों तक पहुंचता है और 90 पैसा जो है कि वो बीच के लोग जो है उसमें भ्रष्टाचार हो जाता है। जी लेकिन इसी कॉन्सेप्ट को खत्म करने के लिए, जो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनधन खाते खोले। और जी ऐसा नहीं है कि उस अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा। आज हर जगह और हर किसी व्यक्ति का जनधन अकाउंट खुला हुआ है। जो भी स्कीम है, चाहे वो महिला है, महिला अगर किसी के अगर बच्चे होते हैं और लड़कियां अगर होती है तो उसको 6,000 रुपए जो है सीधे उनके अकाउंट में उनकी जो उस समय जो उनको न्यूट्रिशन चाहिए, उनको खाना चाहिए या जो भी उनकी जरूरतें हैं उसके लिए उनके अकाउंट में सीधे 6,000 रुपए की सहायता आ रही है। अगर आप देखेंगे नंदा गौरा योजना, जिसमें जो स्कूल की बच्चियां हैं वो अपने 12th अगर वो कर लेती है उसके बाद उनको आगे की पढ़ाई के लिए 50,000 रुपए उनको दिए जा रहे हैं। ऐसे ही उनको पढ़ाई के लिए टैबलेट्स दिए जा रहे हैं। तो इस समय बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो उन बच्चों के लिए आ रही है। हम लोग भी थे, हमारे टाइम पे स्कूल हम लोग भी गए हुए हैं, लेकिन ऐसी कोई योजना से अभी तक हम बिल्कुल उस समय कोई लाभान्वित नहीं हुए। लेकिन आज के टाइम में हम खुद जी देखते हैं, ये तो किसी किसी से छुपा नहीं है। ये तो हम देखते हैं कि कितना ज्यादा लाभ जो है बच्चों से लेके बड़ों तक को मिल रहा है, वो दिखता है। और अभी के टाइम में ये जो डिजिटल इंडिया का जो कॉन्सेप्ट लेके आए थे हमारे जो प्रधानमंत्री जी, ये बहुत अच्छा था कि हर एक चीज को डिजिटल कर दिया गया है ताकि इससे ट्रांसपेरेंसी रहे। बीच की बिल्कुल बिल्कुल। चीजें, बिचौलियों को हटा दिया कि डायरेक्ट जो पैसा अगर निकल रहा है तो सीधे के सीधे जो है लाभार्थी जो भी है उनके अकाउंट में आए। ऐसे में जो पिथौरागढ़ के इस समय जो विधायक हैं मयूख महर जी और इससे पहले चंद्रा पंत जी थी, आपके हिसाब से अगर आप जो कार्य कर रही हैं इस पर सहयोग आपको किसका ज्यादा मिलता है? सर मयूख महर जी का कार्यकाल अगर देखें तो अभी वो जस्ट स्टार्ट हुआ है, अभी कुछ टाइम पहले ही एग्जैक्टली उनको स्टार्ट हुआ है। तो अभी एग्जैक्टली तक तो हमें ऐसा कुछ भी हम लोगों ने उनके पास कोई ऐसा प्रपोजल भी नहीं लेके गए हैं कि वो हमारे को किसी चीज में मदद करे। तो बट लेकिन हाँ, अपने क्षेत्र में जो अभी वो जो कार्य कर रहे हैं वो ठीक है, वो लोगों की मदद करने के लिए आ रहे हैं तो वो ठीक है। बट हाँ, हमने चंद्रापन जी का जो कार्यकाल देखा है, तो चंद्रापन जी भी उनका जो कार्यकाल था, जैसे कि सभी को पता है कि एक एक विपत्ति जब उनके घर पे आई थी तो उसके बाद उनको जी 2 से ढाई साल का कार्यकाल उनको मिला। और उस कार्यकाल में अभी कोरोना आ गया। उनका जो जी पूरा कार्यकाल बीता वो कोविड के टाइम पे बीता। लेकिन बिल्कुल उस कोविड के बिल्कुल टाइम पे वो जनता के बीच अपने मतलब हेल्थ को ना देखते हुए जो जनता के बीच वो गई थी, उन्होंने हर तरीके से हर संभव मदद करने का प्रयास किया था। उस समय हम लोग भी कोविड के टाइम में लोगों के बीच में मदद कर रहे थे, लेकिन हमने जितना चंद्रा प्रकाश पंजी से एक्सपेक्टेशन की थी कि वो हमें मदद करेंगी, उन्होंने पूरी करी। और तो तो जनता ने हमारा तो किया उनको, जनता ने क्यों हाँ नहीं मैंडेट दिया उनको, जनता ने सर, ये मैंडेट क्यों नहीं दिया उनको? सर देखिए, ये जनता, ये लोकतंत्र है, यहाँ पे हर किसी को अपने हिसाब से वोट देने का अधिकार है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जनता ने उनको वोट नहीं दिया, जनता ने उनको वोट भी दिया। ये बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 5,000 वोट्स का ही तो डिफरेंस है, उससे ज्यादा तो है नहीं। अगर 27,000 वोट्स अगर वो लेके आ रही है तो ये बहुत बड़ा मैंडेट है कि उनका जनता पे विश्वास था। जनता बबीता पे जी देखिए, पहाड़ों में 5,000 का बहुत अंतर होता है बबीता जी। नहीं सर, पांच पहाड़ों में हजार का थोड़ा हो, बहुत ठीक है। बहुत ज्यादा। देखिए, जो कार्यकाल उनका रहा है और अभी अभी जो विधायक जी है तो अभी जो है अभी वो अपने स्तर में काम कर रहे हैं। लेकिन अगर उनने जो आप कह रहे हैं कि जनता ने उनको वोट नहीं दिया, लेकिन अपना जितना वो काम अपना बेस्ट दे सकती थी। कोई भी एक महिला जी। जो राजनीतिक बैकग्राउंड से बिल्कुल नहीं है, वो अगर इस क्षेत्र में आ रही है तो वो अपना जितना बेस्ट दे सकती थी उन्होंने दिया, और उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। तो आगे आने वाले समय पर क्या हम देख सकते हैं कि बबीता पुनीठा आगे क्या करेंगी पिथौरागढ़ और समूचे उत्तराखंड के लिए? क्या राजनीति में आने का विचार भी है आपका? सर राजनीति, सर मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ और मैं समाज को लेके चलती हूँ। समाज ही जो होता है हर चीज का निर्माण करता है। समाज ही है जी जो आपको नेता भी बनाता है, समाज ही है जो आपको एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में भी एक्सेप्ट करता है। तो जिस तरीके से लोगों के अगर लोग जनता का मुझे प्यार मिलता जाएगा तो मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ मैं पॉलिटिक्स में नहीं आऊंगी या पॉलिटिक्स में नहीं हूँ। अभी भी मैं पॉलिटिक्स में हूँ, लेकिन जनता के प्यार की वजह से सिर्फ मेरा कॉन्सेप्ट ये रहता है कि हाँ मैं लोगों की जितनी मदद कर सकूं अपने प्रयासों से। पॉलिटिक्स में आना भी मेरा सिर्फ इसलिए था कि हाँ मैं जो काम करना चाहती हूँ तो शायद मैं अगर वहां पे रहूंगी तो मैं लोगों की और ज्यादा मदद कर पाऊंगी। हम चाहेंगे कि आप निरंतर ऐसे प्रयास करते रहें, उत्तराखंड की जनता के लिए काम करते रहे और हमारी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। K24 न्यूज को इतना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बबीता जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक
आपने K24 न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए।